नमस्कार दोस्तों, मैं तम विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म एजुकेशन पीएससी पर। चलिए, उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम अच्छे से होंगे और तैयारी भी एकदम आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी। और आज हम हमारा ये जो सेशन है 2019 का जो सीडीपी का क्वेश्चन है उसका आज हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद फिर 2 से 3 जो सेशन है वो और लगेंगे और हमारा ये जो सेशन है जितना भी वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके पहले के जो सेशन अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। और इसके बाद ये सेशन निकलने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि इंग्लिश पेडागोजी की जो क्लास है वो हम इसके बाद कंटिन्यू कर सकें। और मैथमेटिक्स की जो क्लासेस हैं इसमें जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उसको भी हम जो है वो जल्द ही यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं। तो आप उसको भी आई होप वो जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे CG टेट 2026 के हिसाब से। तो आप उसको भी ज़रूर एक बार कंटिन्यू कीजिए। तो आज का ये जो सेशन है जिसमें आज हम 2019 के जो क्वेश्चन है उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले के जो सेशन आप लोगों ने अगर नहीं देखे हैं तो वो हम हमारे जो प्लेटफॉर्म में आपको मिल जाएंगे, आप उसको जाकर देखिए, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं और आई होप आप लोगों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा वो मददगार होंगे, ठीक है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा पहला क्वेश्चन है तो डायरेक्ट PDF फॉर्म में मैं उठा के ले आया हूँ, ठीक है। सबसे पहले आज का क्वेश्चन है क्या, दल शिक्षण टीम टीचिंग की बात हो रही है। दल शिक्षण में विकसित करने की सामर्थ्य है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, क्या बोल रहा है, दल शिक्षण में विकसित करने की सामर्थ्य है प्रतिस्पर्धा की भावना, सहयोग, एक दूसरे के शिक्षण को परिपूर्ण करने की आदत, एक दूसरे के शिक्षण की कमियों को चिन्हांकित करना। टीम टीचिंग हैज द पोटेंशियल टू डेवलप कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, कोऑपरेशन, द हैबिट ऑफ सप्लीमेंटिंग द टीचिंग ऑफ ईच अदर, हाईलाइटिंग द गैप्स इन ईच अदर्स टीचिंग। ठीक है, किसकी बात हो रही है दोस्तों, दल शिक्षण की, टीम टीचिंग की। ठीक है, तो ये टीम टीचिंग, ये जो क्वेश्चन है हमारा ये पूछ रहा है कि टीम टीचिंग इनमें से ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसको सबसे ज्यादा क्या करेगा, इफेक्ट करेगा या फिर उसको बाहर निकालेगा। ठीक है, प्रतिस्पर्धा की भावना होगी टीम टीचिंग से, बिल्कुल होगी, लेकिन ये प्रतिस्पर्धा की भावना अगर सकारात्मक है तब तो ठीक है, अगर नकारात्मक है तब फिर वो क्या है, नुकसानदायक है। ठीक है, दूसरा क्या, सहयोग की भावना भी विकसित होगी, है ना। टीम टीचिंग में क्या आएगी, सहयोग की भावना भी विकसित होगी। एक दूसरे के शिक्षण को परिपूर्ण करने की आदत, ये भी आएगी दोस्तों। एक दूसरे के शिक्षण को क्या आएगी, परिपूर्ण करने की आदत, मतलब आप अगर 2 टीचर हैं और एक दूसरे के वो क्या करेंगे, एक दूसरे के सप्लीमेंट के रूप में वो काम करेंगे। ठीक है, एक जो है वो दूसरे की कमियों को जो है वो चिन्हांकित भी करेगा और उसको बताएगा कि एक्चुअल में गलतियां कहाँ हो रही है और उसको कैसे ठीक करना है। ठीक है, और क्या है चौथा, देखिए एक दूसरे के शिक्षण की कमियों को चिन्हांकित करना, ये भी आ गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सबसे ज्यादा उपयुक्त विकल्प, जो सबसे ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसको हमको यहाँ पर क्या करना है, चूज करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, प्रतिस्पर्धा की भावना तो है, सकारात्मक है तब ठीक है, अगर पॉजिटिव है तब तो ठीक है, अगर नेगेटिव है तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, सहयोग की भावना भी है और एक दूसरे के शिक्षण की कमियों को चिन्हांकित भी करना है, सिर्फ चिन्हांकित नहीं करना है, एक दूसरे के सप्लीमेंट के रूप में काम करना है। ठीक है, कैसे काम करना है, सप्लीमेंट के रूप में। सप्लीमेंट का जो ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन सी, एक दूसरे के शिक्षण को परिपूर्ण करने की आदत। मतलब अगर एक जो है वो छात्राध्यापक अगर गलती कर रहा है, अगर कहीं पर उसको दिक्कत हो रही है तो फिर दूसरा जो है उसके सप्लीमेंट के रूप में काम करेगा। ठीक है, उनको बताएगा कि एक्चुअल में इसको कैसे सुधारा जा सकता है। ओके, चलिए आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विद्यार्थी कक्षा कक्ष में स्वतंत्रता पूर्वक अंतः क्रिया करेंगे यदि सही भौतिक सुविधाएं हो, कड़ा अनुशासन हो, प्रजातांत्रिक वातावरण हो, उपरोक्त कोई भी नहीं। ठीक है, क्या बोल रहा है, स्टूडेंट्स कैन फ्रीली इंटरैक्ट इन द क्लास इफ देयर इज प्रॉपर फिजिकल फैसिलिटीज, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर, नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, किसकी बात हो रही है, स्वतंत्रता पूर्वक अंतः क्रिया, मतलब बच्चे एक क्लास में कैसे एकदम फ्री होकर इंटरेक्शन कर पाएंगे, एक दूसरे से अपने विचारों की, अपने जो
अपने विचारों को क्या कर पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे। ठीक है, तो कैसे कर पाएंगे, जब उस क्लास में क्या मिलेगा, सभी भौतिक सुविधाएं हों। क्या, सिर्फ एक जो भौतिक सुविधा मतलब एक स्ट्रक्चर क्लास में जो भौतिक उपकरण है वो अगर होंगे तभी बच्चे जो है वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे, नहीं। ठीक है, कड़ानुशासन हो, ये तो कड़ानुशासन होना ही नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि बच्चों को जो है वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है, तीसरा क्या है, प्रजातांत्रिक वातावरण। ठीक है, प्रजातांत्रिक वातावरण मतलब बच्चे जो है प्रजातांत्रिक वातावरण में एक दूसरे से क्या कर पाएंगे, अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे, अच्छे से अपने आप को एक दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर पाएंगे, अपने आप को बता पाएंगे, है ना, डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे किसी भी चीज को। ठीक है, तो हमारा ये जो तीसरा ऑप्शन है, प्रजातांत्रिक वातावरण में किसी विद्यार्थी जो है कक्ष में स्वतंत्रता पूर्वक अंतःक्रिया कब करेंगे, जब कक्षा का वातावरण कैसा हो, प्रजातांत्रिक हो। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को हम खाली स्थान कहेंगे। अधिगम, अभिप्रेरणा, आदत, परिपक्वता। द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, sustaining and regulating activity is known as blank, learning, motivation, habit, maturation। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों क्या है लर्निंग। लर्निंग या अधिगम किसको कहते हैं, लर्निंग का मतलब होता है सीखना। बच्चा जो है वो निरंतर क्या करते रहता है, सीखते रहता है। औपचारिक वातावरण में भी सीखता है, अनौपचारिक वातावरण में भी, मतलब फॉर्मली भी सीखता है, इनफॉर्मली भी सीखता है। ठीक है, नॉन फॉर्मली भी सीखता है। तो बच्चा जो है वो लगातार किसी ना किसी चीज को सीखते रहता है, अपने व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन करता है। ठीक है, तो अधिगम क्या है, व्यवहार में परिवर्तन की क्रिया, क्या है, अधिगम। ठीक है, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा या मोटिवेशन किसी भी काम को करने के लिए बच्चे के अंदर एक जो उसकी आंतरिक रूप से जो निकलता है ना, एक आवाज आती है कि हाँ ये काम जो है वो अच्छे से करना चाहिए, वो क्या है उसके अंदर का मोटिवेशन। हैबिट क्या है दोस्तों, आपकी डेली रूटीन की जो प्रोसेस है, डेली रूटीन है ना, डेली रूटीन मतलब आज ये काम करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। बच्चे के अंदर वो जो है ना, जो डेली रूटीन की जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है क्या, हैबिट। एक होता है मैच्योरेशन, मैच्योरिटी जिसको बोलते हैं कि बच्चा जब अच्छे को अच्छा और गलत को गलत, मतलब अच्छे और गलत के बीच में जब डिफरेंस करना सीख जाए, वो क्या कहलाता है, मैच्योरिटी, मतलब उसके अंदर परिपक्वता आ गई है। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या बोल रहा है, आरंभ करने, किसी कार्य को आरंभ करना है ना, जारी रखना है और नियमित करने की जो प्रक्रिया है, नियमित करने की जो प्रक्रिया है उसका हम क्या कहेंगे, वो क्या कहलाएगा, वो आएगा हमारा आदत। क्या है, आदत, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जो बच्चा जो है क्या करेगा, किसी भी कार्य को आरंभ करेगा, उसको जारी रखने की और नियमित करने की जो प्रोसेस है वो कहलाता है क्या, आदत। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन है, आंतरिक कक्ष कारक जो अधिगम को प्रभावित करता है, रुचि, अभिप्रेरणा, मानसिक थकान, उपरोक्त सभी। इंटरनल क्लासरूम फैक्टर दैट अफेक्ट लर्निंग, इंटरेस्ट, मोटिवेशन, मेंटल फैटिग, अबव ऑल। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है, आंतरिक कक्ष कारक जो अधिगम की प्रक्रिया को, अधिगम को प्रभावित करता है, क्या है, रुचि, रुचि, इंटरेस्ट। किसी भी काम को करने के लिए बच्चे के अंदर क्या होना चाहिए, रुचि, क्या होना चाहिए, रुचि। अगर उसकी रुचि ही नहीं है तो फिर वो किसी काम को करने के लिए जो है अपनी तत्परता दिखाएगा क्या, नहीं। तो ये जो है वो किसी भी कार्य को करने के लिए या आंतरिक कक्ष कारक, ठीक है, जो अधिगम को क्या करता है, प्रभावित करता है, रुचि बिल्कुल हो सकता है। अभिप्रेरणा, उसके अंदर की मोटिवेशन, उसके अंदर की एक आवाज जो किसी कार्य को करने के लिए उसको क्या करती है, उत्प्रेरित करती है, क्या करती है, उत्प्रेरित करती है, तो अभिप्रेरणा भी आएगा। एक क्या है, मानसिक थकान, मानसिक थकान, ठीक है, ये भी जो है वो किसी भी कार्य को, इंटर क्लासरूम फैक्टर मतलब जो लर्निंग को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, उसका मानसिक थकान बिल्कुल प्रभावित करेगा। ठीक है,
तो हमारा ये जो ऑप्शन है क्या, उपरोक्त सभी, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति किस स्वरूप में किया जा सकता है? नाटकीय खेल द्वारा, रचनात्मक खेल द्वारा, हास्य भाव द्वारा, उपरोक्त सभी। इन विच फॉर्म द क्रिएटिविटी इज एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग चाइल्डहुड? ड्रामेटिक प्ले, कंस्ट्रक्टिव प्ले, ह्यूमर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, किसकी बात हो रही है दोस्तों? बाल्यावस्था की, मतलब 6 से 12 ईयर के जो एज है उसकी। इसकी बात हो रही है 6 से 12 ईयर के एज की। तो इस अवस्था में 6 से 12 साल में सृजनात्मकता की आवृत्ति, मतलब नए नए विचार जो है वो बच्चे के अंदर आने चाहिए, नवीन विचार, लीक से हटकर सोचना चाहिए, परंपरागत रूप से नहीं सोचना चाहिए, एक अब नए तरीके से जो है वो किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए उसके अंदर विचार उत्पन्न होने चाहिए। ठीक है, तो इसकी अभिव्यक्ति करना है, वो किस स्वरूप में किया जा सकता है? नाटकीय खेल द्वारा, बिल्कुल किया जा सकता है, उसका जो दिमाग है वो काम करेगा। रचनात्मक खेल द्वारा, ठीक है, अब यहां तो रचना तो है ही, मतलब ये तो ऑप्शन में आ गई। हास्य भाव द्वारा, ये भी सही ऑप्शन है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ह्यूमर द्वारा, मतलब उसके अंदर क्या करना है? नए नए विचारों की क्या करनी है? उत्पत्ति करनी है, उनको बाहर निकालना है। तो ये सभी जो है वो ड्रामा में भी आएंगे, कंस्ट्रक्टिव में भी आएंगे और ह्यूमर में भी आएंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का विशिष्ट तत्व अथवा एस तत्व कैसा होता है? जन्मजात होता है, अर्जित किया जा सकता है, सभी बुद्धिमान व्यक्तियों में समान रूप से पाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। अकॉर्डिंग टू द 2 फैक्टर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, स्पेसिफिक एबिलिटी आर एस फैक्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज बाय बर्थ एम्बेडेड, कैन बी एक्वायर्ड, फाउंड इक्वली इन एवरी इंटेलिजेंट पर्सन, नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, किसने दिया था? सबसे पहले यहां पर एक थ्योरी बात की है, किसकी? द्वितत्व सिद्धांत, बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने बताया था कि कोई भी जो बच्चा होता है उसके अंदर बुद्धि जो है 2 प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक है, मतलब 2 टाइप के कारक पाए जाते हैं, एक होता है एस फैक्टर, एक होता है जी फैक्टर। जी फैक्टर या सामान्य कारक जो है सभी में सामान्य रूप से पाया जाता है, सभी बच्चों में पाया जाता है। एस फैक्टर क्या होता है? जो किसी भी कार्य को करने के लिए जो क्या करता है, वो अर्जित करता है, एक्वायर करता है, तब जाके वो क्या होता है, वो जो एस फैक्टर है, स्पेसिफिक फैक्टर, विशिष्ट तत्व या विशिष्ट कारक जिसको बोलते हैं, वो उसके अंदर आता है। ठीक है, तो वो जो जी फैक्टर होता है वो क्या होता है? वो जन्मजात होता है, सब में पाया जाता है कॉमनली। लेकिन एस फैक्टर क्या होता है? वो अर्जित किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन क्या है, बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का विशिष्ट तत्व, किसकी बात हो रही है? स्पेशल फैक्टर की, एस फैक्टर की। ये कैसा होता है? जन्मजात होता है क्या? नहीं, क्या हो सकता है? अर्जित किया जा सकता है। ठीक है, सभी बुद्धिमान व्यक्तियों में समान रूप से पाया जाता है? नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? कैन बी एक्वायर्ड। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, बच्चों में पिछड़ेपन का कारण खाली स्थान हो सकता है। क्या हो सकता है? दृष्टि दोष हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। निर्धनता हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम है ना, डिफेक्टिव करिकुलम, मतलब करिकुलम में अगर कोई बात नहीं है तो उस बच्चे के पिछड़ेपन का कारण हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, मतलब यहां पर ऑप्शन क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, चित्र पूर्णता परीक्षा एवं कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षा बालक के खाली स्थान को जानने के लिए उपयोग किया जाता है। पिक्चर कंप्लीशन टास्क एंड कोज ब्लॉक डिजाइन टास्क टेस्ट, माफ कीजिए, पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट एंड कोज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट इज कंडक्टेड टू नो ब्लैंक ऑफ चाइल्ड इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड। रुचि या अभिक्षमता, बुद्धि, अभिवृत्ति। ठीक है, चलिए ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले रुचि
मतलब इससे पहले भी जो है वो उसमें आया है। रुचि का मतलब क्या कि किसी भी काम को करने के लिए बच्चे के अंदर की जो तत्परता होती है ना, कि कोई काम करने में उसको अच्छा मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, उसकी क्या है, रुचि है। अभिक्षमता या एप्टीट्यूड किसे कहते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया में कार्य करने का जो कौशल होता है, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में आपके अंदर कार्य करने का जो कौशल होता है, जो आपके अंदर गुण पाया जाता है, जिसके कारण आप उस कार्य को कर पाते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका एप्टीट्यूड। क्या कहलाता है, एप्टीट्यूड। ठीक है। तीसरा क्या होता है दोस्तों, बुद्धि। तीसरा ऑप्शन क्या है, बुद्धि। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस जो होता है वो क्या बोलते हैं उसको, समायोजन की क्षमता। ठीक है, किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने की जो क्षमता होती है, स्वीकार करने की क्षमता होती है, वो क्या कहलाता है, बुद्धि। ठीक है। और एक होता है अभिवृत्ति, एटीट्यूड, मतलब किसी भी मामले के लिए हमारा एक जो दृष्टिकोण होता है, क्या होता है, दृष्टिकोण, चाहे वो सकारात्मक है या नकारात्मक है, उससे फर्क नहीं है। किसी भी मामले को देखने के लिए हमारे अंदर का जो क्या होता है, एक दृष्टिकोण होता है, वो जो दृष्टिकोण है वो कहलाता है क्या, एटीट्यूड। क्या कहलाता है, एटीट्यूड। तो ये क्या है, चित्र पूर्णता परीक्षा एवं कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षा बालक के किसको खाली स्थान को जानने के लिए उपयोग किया जाता है, ये आएगा दोस्तों किसको, बुद्धि को। ठीक है, ये जो टेस्ट किए जाते हैं किसको, आपके बच्चे के इंटेलिजेंस को जानने के लिए, उसको चेक करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह योग्यता जिसके द्वारा नए संबंधों का ज्ञान होता है, इसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत प्रतिमानों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न होते हैं, तो उसे कहा जाता है अधिगम, सृजनात्मकता, चिंतन या तर्क। द एबिलिटी टू सी न्यू रिलेशनशिप टू प्रोड्यूस अनयूजुअल आइडियाज एंड डिवाइड फ्रॉम ट्रेडिशनल पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग इज नोन एज लर्निंग, क्रिएटिविटी, थिंकिंग, रीजनिंग। ठीक है। अधिगम मैंने अभी बताया, अधिगम क्या है कि बच्चा व्यवहार में परिवर्तन की, जो बच्चे के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, वो जो प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस के द्वारा मतलब बच्चा जो है वो नए नए विचारों को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, नए नए प्रतिमान अपने अंदर जो है वो सेट करता है, वो क्या है, अधिगम। क्या है, अधिगम। सृजनात्मकता मतलब बच्चे के माइंड में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो नए नए आइडियाज उत्पन्न होते हैं, परंपरागत रूप से ना सोचकर वो जो है लीक से हटकर सोचता है ना, वो कहलाता है क्या, क्रिएटिविटी। थिंकिंग, थिंकिंग या चिंतन, है ना, चिंतन मनन जिसको बोलते हैं, क्या है, किसी प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डाटा। क्या होना चाहिए, डाटा, जिसको हम क्या कहते हैं, सूचना। तो उस सूचना को क्या करते हैं, जब हम विश्लेषण करते हैं, और विश्लेषण करने के पश्चात क्या करते हैं, रिजल्ट तक जाते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। तो वो जो प्रोसेस है, मतलब किसी भी डाटा को एनालाइज करने की जो प्रोसेस है, और उस एनालाइज करने के बाद रिजल्ट तक जाने की जो प्रोसेस है, वो कहलाता है क्या, थिंकिंग। क्या कहलाता है, थिंकिंग। और एक होता है रीजनिंग या तर्क लगाना, किन्हीं भी दो चीजों के बीच में कंपेयर करना, लॉजिक लगाना, या फिर डाटा को क्या करना, एनालाइज करना, सिर्फ एनालाइज करना। ठीक है, डाटा को एनालाइज करके रिजल्ट तक जाने की जो प्रोसेस है, हम क्या करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, वो कहलाता है क्या, चिंतन। और जब हम दो चीजों के बीच में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, या फिर डाटा को क्या करते हैं, वेरीफाई, एनालाइज करते हैं, वो क्या कहलाता है, रीजनिंग। क्या कहलाता है, रीजनिंग। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है दोस्तों, वह योग्यता जिसके द्वारा नए संबंधों का ज्ञान होता है और इसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत प्रतिमानों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, वो कहलाएगा दोस्तों क्या, अधिगम कहलाएगा क्या, नहीं। सृजनात्मकता कहलाएगा क्या, हाँ बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि क्या है, असाधारण विचार उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहे हैं, असाधारण विचार, मतलब लीक से हटकर दूसरे तरफ से सोच रहा है ना। तीसरा क्या है, चिंतन, चिंतन नहीं आएगा, ना तर्क नहीं आएगा, इसका जो ऑप्शन आएगा क्या, बी, क्या आएगा, क्रिएटिविटी। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, प्रकृति एवं पोषण संकेत करते हैं।
आंतरिक एवं बाह्य वातावरण, स्वभाव एवं चरित्र, बाह्य लक्षण एवं स्वभाव, वंशानुक्रम एवं वातावरण। ठीक है। नेचर एंड नर्चर रेफर टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट, टेम्परामेंट एंड कैरेक्टर, फिजिकल फीचर्स एंड टेम्परामेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं क्या है ये नेचर एंड नर्चर, प्रकृति और पोषण। प्रकृति का मतलब क्या है? बच्चे के अंदर का स्वभाव, उसका स्वभाव कैसा है, ठीक है, उसके अंदर से आएगा। पोषण क्या है? पोषण क्या है, जब हम अगर साइंस की भाषा में, सबसे पहले देखते हैं साइंस की भाषा में पोषण क्या है। तो कॉमनली लेंगे पोषण मतलब बच्चा क्या करेगा? भोजन ग्रहण करेगा। भोजन में क्या रहेंगे? न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। वो जो पोषक तत्व है शरीर उसको क्या करेगा? एब्जॉर्व करेगा और अपने आप की क्या करेगा? वृद्धि करेगा, विकास करेगा और अपने आप के जो है वो मरम्मत करेगा। वो क्या है? पोषण। मतलब पोषण क्या है? हमारे शरीर में दिखता है, मतलब बाहर से क्या करता है? दिखता है। नेचर जो है वो हमारे अंदर की जो है वो आता है। नेचर मतलब ये इंटरनल बात करता है, ये एक्सटर्नल बात करता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, ये किसकी ओर संकेत करते हैं? ऐसा बोल रहा है, किसकी ओर संकेत करेंगे? प्रकृति एवं पोषण संकेत करते हैं आंतरिक एवं बाह्य वातावरण। बिल्कुल जो है वो आंतरिक और बाह्य वातावरण, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट की बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन सिर्फ वातावरण की बात नहीं करेंगे। ठीक है। इसके बाद क्या है? स्वभाव एवं चरित्र, बाह्य लक्षण एवं स्वभाव, वंशानुक्रम एवं वातावरण। प्रकृति का मतलब होता है क्या? आपके सीधा रिलेट करेंगे किससे? वंशानुक्रम से। और पोषण किससे? वातावरण से। पोषण किससे? वातावरण से। वातावरण में रहेंगे, भोजन जो है वो ग्रहण करेंगे, उससे क्या मिलेगा? न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। ठीक है। तो पोषण कहां से? वातावरण से। तो सबसे सर्वाधिक जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्मृति स्तर पर प्राप्त तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर नवीन नियम एवं सिद्धांतों को विकसित करना कहलाता है सामान्यीकरण, आत्मसातीकरण, अनुप्रयोग या साहचर्य। डेवलपिंग न्यू रूल्स एंड principles on the basis of given facts and information in memory level is called generalization, assimilation, application, association। ठीक है। चलिए सबसे पहले जो ऑप्शन है उसकी बात करते हैं। सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? जनरलाइजेशन मतलब आप किसी प्रॉब्लम का क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। बच्चा अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहा है, उसके पास क्या है? अलग अलग टाइप के उदाहरण है ना। एक ये उदाहरण, एक ये उदाहरण, उन दोनों उदाहरणों को लेगा, क्या बनाएगा? एक कंक्लूजन बनाएगा और उस कंक्लूजन को क्या करेगा? एक नियम बनाएगा। वो जो प्रोसेस है वो कहलाता है सामान्यीकरण। क्या कहलाता है? सामान्यीकरण। आत्मसातीकरण क्या है? बच्चे के पास पहले से एक विचार है, एक पहले से थॉट है, एक थ्योरी है, और जब वो किसी दूसरे विचार को देखता है तो पहला विचार और दूसरे विचार को क्या कर देता है? आपस में मिला देता है। वो क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण या एसिमिलेशन। ठीक है। अनुप्रयोग क्या है दोस्तों? जो सिद्धांत है, जो विचार हैं, है ना, उन विचारों को व्यवहारिक जीवन में उपयोग करने की जो क्रिया है वो कहलाता है क्या? एप्लीकेशन। क्या कहलाता है वो? एप्लीकेशन या अनुप्रयोग। फिर से, जो सिद्धांत होते हैं, जो नियम होते हैं, उन नियमों को हमारे व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया होती है, वो कहलाता है प्रयोग। क्या कहलाता है? प्रयोग। और आगे चौथा ऑप्शन है क्या? साहचर्य। क्या है दोस्तों? साहचर्य या एसोसिएशन। क्या है दोस्तों? एसोसिएशन। ठीक है। साहचर्य का मतलब होता है क्या? लगाव, जुड़ाव या संबंध। क्या होता है? संबंध। बच्चा जो है अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के साथ या अपने आसपास के परिवेश के साथ जो जुड़ाव महसूस करता है वो कहलाता है क्या दोस्तों? वो कहलाता है एसोसिएशन। एसोसिएट हो गया है, जुड़ गया है उससे, उसको लगाव हो गया है। ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? साहचर्य। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्मृति स्तर पर प्राप्त तथ्यों, ठीक है, किसकी बात हो रही है? तथ्यों की और सूचनाओं की। इन सूचनाओं के आधार पर क्या क्या होता है? इन सूचनाओं के आधार पर नवीन नियम एवं सिद्धांतों को विकसित करना। मैंने साफ साफ कहा है, एक ये थ्योरी है, एक ये थ्योरी है, या फिर मतलब दो उदाहरण है बच्चे के सामने, उन दोनों उदाहरणों को क्या करेगा? मिलाएगा और उन उदाहरणों को मिलाकर एक क्या बनाएगा? सामान्य नियम बनाएगा। उसको कहते हैं हम जनरलाइजेशन। क्या कहते हैं हम? जनरलाइजेशन, है ना। जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण।
ठीक है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही। चलिए आगे 13वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक बच्चा 100 SW एवं वॉस WAS तथा न्यूक्लियर एवं अनक्लियर में विभेद नहीं कर पाता, वह निम्न से पीड़ित है। A child cannot distinguish between saw and was, nuclear and unclear. She is suffering from dyslexia, word jumping disorder, dyslexemia, dysmorphemia ऐसा है। ठीक है, क्या है, बच्चा जो है वो पढ़ने में जो है वो बच्चे को किसी भी वर्ड को देखता है तो उसको समझने में दिक्कत या पढ़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, पठन वैकल्य जिसको बोलते हैं वो क्या होता है दोस्तों, उसको कहते हैं डिसलेक्सिया। क्या कहते हैं उसको, डिसलेक्सिया। क्या कहते हैं दोस्तों, डिसलेक्सिया। क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया। एक बच्चा जो है वो उसको पढ़ने में क्या है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, पढ़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो जो विकार होता है ना, एक ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर है ना, उसको क्या कहते हैं हम, डिसलेक्सिया। क्या कहते हैं दोस्तों, डिसलेक्सिया। अलग अलग टाइप के जो हैं ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, वो इसके पहले के जितने भी सेशन हैं उसमें हमने इसका विस्तार पूर्वक जो है वर्णन डिटेल जो है मैं कर चुका हूँ। आप लोग प्लीज़ उसको देखिए, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, आपके बहुत काम आएंगे आने वाला CG टेट और C टेट दोनों के हिसाब से। ये जो हमारा CDP का ये जो सेशन चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो आप आज के सेशन में ऐसे ही बने रहिए, इसके पिछले के जो सेशन है आप उसको भी जाकर बिल्कुल चेक कीजिए। ठीक है, चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है क्या, यदि कोई विद्यार्थी प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न के संबंध में पूछताछ करना चाहता है, तब आप मुद्रण त्रुटि को स्पष्ट कर देंगे, आप संबंधित विषय शिक्षक को सूचित करेंगे, आप उसे तब तक प्रतीक्षा करने की सलाह देंगे जब तक त्रुटि सुधार निर्धारित ना हो जाए, उग्र होकर कहेंगे कि उसे जैसा समझ में आता है वैसा ही करें। If a student wants to satisfy some query in question paper, then you will clarify the printing mistake, you will inform the concerned subject teacher, you will advise him to wait till correction is being confirmed, seriously tell him to do as he understands। ठीक है, आप क्या हैं, एक परीक्षक हैं, कोई भी एक एग्जाम चल रहा है, आप क्या हैं, एक एग्जामिनर हैं। अगर बच्चे को विषय से संबंधित कोई दिक्कत है ना, वो चाहे मुद्रण त्रुटि है, उसको वो क्या करना है, उसको वो जो है वो उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो आपसे पूछता है, तो सबसे पहले उस कंडीशन में एज ए एग्जामिनर आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, आप मुद्रण त्रुटि को स्पष्ट कर देंगे। यहाँ पर क्या है, पहला ऑप्शन, यू विल क्लैरिफाई द प्रिंटिंग मिस्टेक। आप मुद्रण त्रुटि को स्पष्ट कर देंगे, कब करेंगे, जब वो आपके विषय से संबंधित रहेगा। ठीक है, अगर आपके विषय से संबंधित नहीं है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप संबंधित विषय शिक्षक को सूचित करेंगे। ठीक है, चलिए ये भी काम करेंगे, लेकिन उस काम को करने से पहले आपको क्या करना है, आप उसे तब तक प्रतीक्षा करने की सलाह देंगे जब तक त्रुटि सुधार निर्धारित ना हो जाए। मतलब बच्चा आपसे जैसे ही पूछेगा, ठीक है, कि कहीं पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको उसको सिंपैथी देनी है कि ये जो है आपको तब तक वेट करना है जब तक इसका प्रिंटिंग मिस्टेक ठीक नहीं हो जाता। उसके बाद फिर आप जाएंगे किसके पास, संबंधित टीचर के पास, और आप उनको इन्फॉर्म करेंगे कि यहाँ पर क्या है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो हमारा ये जो ऑप्शन है क्या, ऑप्शन सी। और ऑप्शन डी तो वैसे ही नेगेटिव बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन। क्या हो जाएगा दोस्तों, सही ऑप्शन। चलिए आगे है, किसी विद्यार्थी के अवांछित व्यवहार को सुधारने के लिए सर्वाधिक प्रभावी विधि है। इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ अ स्टूडेंट द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इज।
to punish the student, to bring it to the notice of the parents, to find out the reasons for undesirable behavior and provide remedies to ignore it। ठीक है, कोई क्या है अवांछित व्यवहार, मतलब बच्चा क्या है ज्यादा शैतानी कर रहा है ना, उसके व्यवहार को क्या करना है, ठीक करना है, उसको सही करना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, विद्यार्थी को दंडित करेंगे? नहीं, दंडित पनिशमेंट की बात करना ही नहीं है। उसके पालकों को सूचित करना? नहीं, सबसे पहले आपको क्या करना है, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाकर उसको ठीक करना। ठीक है, बच्चा जो है ऐसा, बच्चे के अंदर ऐसा क्या है जिसके कारण वो ज़्यादा शैतानी कर रहा है, ज़्यादा उधम मचा रहा है ना। तो आपको उसके कारणों का जो है उसकी जड़ तक जाना होगा, उसके कारणों को पहचानना होगा। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, उसको रेमेडी देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, रेमेडी देंगे। ऑप्शन सी, टू फाइंड आउट द रीजंस फॉर अनडिजायरेबल बिहेवियर एंड प्रोवाइड रेमेडीज। ठीक है, इग्नोर तो करना ही नहीं है ना, उसको क्या करना है, दंडित करना है ना इग्नोर करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा सा क्या थोड़ा मिस्टेक आ रहा है इसमें। आज हम हमारा ये जो सेशन है इसको यहीं क्लियर करते हैं। कल कंटिन्यू इसके आगे का जो पार्ट है मैं इसको अपलोड करूंगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर चैनल को आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा ये जो नोटिफिकेशन है वो ऐसे ही आपको मिलता रहे। जैसे ये सेशन जो है वो अगर समाप्त होता है, मैं इंग्लिश पेडागोजी की जो क्लासेस हैं वो अपलोड करूँगा, और मैथमेटिक्स की जो क्लासेस हैं, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए।